आगे मूव करते हैं भैया, कुछ इंफॉर्मेशन पहले आपको दी जाए। रेडिएटिंग एनर्जी कैपिटल ई, इसको निकालने का एक फार्मूला मैक्स प्लांक ने दिया था जब ये लड़ाई लड़ी जा रही थी कि लाइट क्या होती है। कुछ लोग कहते थे लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर के बनी है, कुछ लोग कहते थे नहीं ये वेव होता है। तो उसी समय मैक्स प्लांक की एक थ्योरी निकल के आई थी जिसको कि तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ोगे, एटम के बाद का चैप्टर वही होगा। तो उस चैप्टर का, उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर में जो मैक्स प्लांक की थ्योरी आई थी, क्वांटम थ्योरी, उस थ्योरी का ये एक छोटा सा पार्ट है कि जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, तो एनर्जी जो रेडिएट हो रही है उसको निकाला कैसे जाए, तो फार्मूला होता है एच न्यू। एच यहां पे प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक कांस्टेंट, और न्यू जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी। न्यू यहां पर फ्रीक्वेंसी है, इसको न्यू पढ़ते हैं। और अगर हम इसको लैम्डा में ब्रेक करें तो ये हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा, क्योंकि v बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, वेवलेंथ है फार्मूला आपका पुराना। बोलो, जो एनर्जी रेडिएट होती है ना वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, चाहे रेडियो हो, चाहे माइक्रो हो, चाहे इंफ्रा हो, लाइट हो, अल्ट्रावायलेट हो, एक्स और गामा हो, ये सारी की सारी रेडिएटिंग एनर्जीज हैं। तो सब की सब स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं। और स्पीड ऑफ लाइट के लिए स्पीड माने v माने c, फ्रीक्वेंसी माने न्यू और वेवलेंथ माने लैम्डा। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू हो जाएगा c बाई लैम्डा। और सब लोग याद रखना कि लैम्डा और न्यू एक दूसरे के दुश्मन है। जहाँ लैम्डा ज़्यादा होगा वहाँ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम, और जहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वहाँ लैम्डा क्या होगा, कम। तो वो देखो रिजल्ट आ गया E बराबर एस सी बाई लैम्डा। अब ये जो E बराबर एस सी बाई लैम्डा है, ये मैक्स प्लांक ने अपनी थ्योरी में एनर्जी, रेडिएटिंग एनर्जी को कैलकुलेट करने का फार्मूला दिया था। तो इस रिजल्ट पे ज़रा ध्यान दें कि कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है तो इसको क्या नाम दिया जाए, n इनिशियल, और वो ट्रांजिशन करके n फाइनल में चला गया, ट्रांजिशन करके वो n फाइनल में चला गया। जब वो यहां पर था तो उसके बाद इनिशियल एनर्जी कुछ ना कुछ रही होगी। आप अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट करो कि एनर्जी निकालोगे कैसे, तो एनर्जी निकालने का फार्मूला है E इज इक्वल टू माइनस का 13.6 और जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर और साथ में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये जिस भी एन पर इलेक्ट्रॉन रहा होगा, जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहा होगा, उसको निकाला जा सकता है। यानी E1 जो है वो ओके है, E1 यहां पर ओके है, E1 को निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पहुंचा तो E2 भी निकाला जा सकता है, जिसको तुम E2 हम कह रहे हैं लेकिन उसको हम समझ क्या रहे हैं, E फाइनल, और ये भी ओके है, इसको भी निकाला जा सकता है। तो जब जब ट्रांजिशन होगा तब तब हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जीज को। अब जब ये इलेक्ट्रॉन लौटेगा, तो जब लौटेगा तो एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। यही तो हम लोगों ने सीखा था, 10⁻⁸ सेकंड बाद ये क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। तो रेडिएटिंग एनर्जी क्या होगी भाई, रेडिएटिंग एनर्जी, तो रेडिएटिंग एनर्जी होगी फाइनल वाली और माइनस इनिशियल वाली, फाइनल वाली और इनिशियल वाली, ये रेडिएटिंग एनर्जी होगी। उधर मैक्स प्लांक ने रेडिएटिंग एनर्जी का फार्मूला हमको दे दिया है। उन्होंने कहा कि जो एनर्जी रेडिएट होती है उसकी वैल्यू होती है एच सी बाई लैम्डा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा, बोलो भाई, और ये हो गया डेल्टा ई। तो डेल्टा ई समझ गए ना कि जो आपके ट्रांजिशन में जिन दो एन को लिया गया है, जिन दो ऑर्बिट्स को लिया गया है, तो उनके एनर्जी का डिफरेंस। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी
एच सी अपॉन डेल्टा ई, एच सी अपॉन डेल्टा ई। ठीक है, तो अब अगर वो आपसे ये कहते हैं कि ट्रांजिशन में जो एनर्जी आ रही है उसका वेवलेंथ निकालिए, तो आपके पास फार्मूला है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन डेल्टा ई। एच माने क्या है? प्लांक कांस्टेंट। सी माने क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना। अगर आप अपने आप में ये कमिटमेंट कर लें, अगर आप अपने आप में ये कमिटमेंट कर लें कि हम डेल्टा ई को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करेंगे, अगर डेल्टा ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो H और C की जो वैल्यू है, H माने प्लांक कांस्टेंट जो कि कंफर्म वैल्यू है, और C माने स्पीड ऑफ लाइट वो भी एक कंफर्म वैल्यू है। तो जब हम डेल्टा ई को जूल में नहीं काउंट करते, किसमें काउंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो Hc की वैल्यू आती है 12375। तब Hc की वैल्यू कितनी आती है? 12375। लेकिन उस सिचुएशन में जो लैम्डा है वो किसमें निकल के आता है? एंगस्ट्रॉन्ग में। तब लैम्डा की वैल्यू किसमें निकल के आती है? एंगस्ट्रॉन्ग में। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इस फार्मूले को याद रखते हो, लैम्डा इज इक्वल टू 12375 को सिंप्लिसिटी के लिए इसको लिख देते हैं 12400, और डेल्टा ई किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। डेल्टा ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब ये लैम्डा किसमें निकल के आता है? एंगस्ट्रॉन्ग में। क्वेश्चन आपके सामने किस तरीके के रहेंगे? क्वेश्चन इस तरीके का रहेगा कि अगर ट्रांजिशन में डिफरेंस ऑफ एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आने वाले रेडिएशंस का वेवलेंथ निकालो। नाउ चेक द सिचुएशन। डेल्टा ई तुमको किसमें दिया गया है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में नहीं दिया गया है। तो अब अगर तुम जबरदस्ती उसको पहले जूल में बदलते हो तो तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। डेल्टा ई को जूल में बदलना, टाइम आपका खर्च होगा। फिर H की बड़ी जबरदस्त वैल्यू 6.6 10 की पावर नेगेटिव 34, और C की वैल्यू 3 10 की पावर 8। सब कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो जाएगा ना। ये सारे के सारे जो आपके लिए स्पून फीडिंग तैयार की जा रही है वो आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। एंड ये कंफर्म है कि जब जब हम इलेक्ट्रॉनों की ट्रांजिशन फेज की बात करेंगे तो जो एनर्जीज हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालना आसान होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना ही आसान होता है एनर्जी। तो इसलिए जो है 99% जो एनर्जीज हमको दी जाएंगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दी जाएंगी। तो डेल्टा ई भी हमको 99% किसमें मिलने वाला है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मिलने वाला है। तो फिर हम अपने लैम्डा को निकालने सीधे कंसेप्ट लगाएंगे 12400 अपॉन डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आगे क्या? एंगस्ट्रॉम। क्लियर ये बात? तो अब ये कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा कैसे? आपके सामने चैलेंज होगा कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इमिटिंग रेडिएशन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फिनोमेना। ट्रांजिशंस के बारे में आपने जो है पिछली वाली क्लास में सीखा कि 10 की पावर नेगेटिव 8 सेकेंड जब इलेक्ट्रॉन स्टे करता है तो जब वो लौटता है तो एनर्जी को जो है रेडिएट करता है। तो रेडिएटिंग एनर्जी का वेवलेंथ निकालिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके लिए, इस काम को करने के लिए हमें पहले प्री इंफॉर्मेशन किसकी होनी चाहिए? कि मैक्स प्लांक ने रेडिएटिंग एनर्जी का फार्मूला क्या दिया था? E बराबर एच न्यू। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप काम करेंगे यहां से यहां तक, मैक्स प्लांक की जो बातें हैं, जितनी बात को बॉक्स में बंद किया गया कि उतना काम करेंगे अभी आप। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ रेडिएटिंग एनर्जी। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ रेडिएटिंग एनर्जी। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ रेडिएटिंग एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांजिशन फिनोमेना। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ रेडिएटिंग एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांजिशन फिनोमेना। ट्रांजिशन फिनोमेना को अंडरलाइन कर लो।
ड्यूरिंग ट्रांजिशन फिनोमेना, ट्रांजिशन फिनोमेना को अंडरलाइन कर लो। इसको कॉपी करें, जरा इस एरो को देखिएगा। ये एरो क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ले ली है और अपनी इस लोअर ऑर्बिट को छोड़ के कहां चला गया है, हायर ऑर्बिट में चला गया है। हायर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट का जो क्वांटम नंबर है उसको हमने क्या लिखा हुआ है यहां पे, Ni, और उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उसको क्या लिखा हुआ है, Ei। और इधर आपको जो है टेंशन फ्री किया हुआ है कि एनर्जी निकालने का चैलेंज अगर कोई देता है तो आप एक्सेप्ट कर लेना। ये रहा आंसर, एनर्जी निकालने का चैलेंज। तो Ei को हमने ओके लिख दिया है। ओके लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कौन सा ऑर्बिट नंबर है ये तुम बता नहीं रहे, और ये किस एलिमेंट के, किस मैटर के लिए बात हो रही है उसका जेड नहीं पता। सिमिलरली ये ई फाइनल ओके लिखा हुआ है मैंने। और फिर जो ये डायग्राम बन रहा है उस पर ध्यान देना। अब ये रिटर्निंग इलेक्ट्रॉन, ये देखिए लौटने वाला इलेक्ट्रॉन, तो लौटने वाला इलेक्ट्रॉन ये क्या निकालेगा, ये जो एरो हम दिखा रहे हैं ये क्या चीज है, रेडिएटिंग एनर्जी। तो इसी रेडिएटिंग एनर्जी का हमको वेवलेंथ चाहिए, इसी रेडिएटिंग एनर्जी का हमको वेवलेंथ चाहिए। ये पूरी कैलकुलेशन हमने कर रखी है, एक बार आपके साथ और करते हैं। तो जो एनर्जी बाहर आएगी वो क्या होगी, बड़ी कॉमन सेंस की बात है, जरा सोच के देख लें। अगर इस वाले ऑर्बिट में एनर्जी 100 जूल चाहिए और इस वाले ऑर्बिट में अगर हमको 120 जूल चाहिए, तो लौटने के बाद एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी है, 20 जूल। यानी कि अगर इस ऑर्बिट की एनर्जी 100 जूल है और इस वाले ऑर्बिट की 120 जूल है, तो जो इलेक्ट्रॉन 100 जूल एनर्जी का था, जब उसको कहीं बाहर से एनर्जी 120 मिल गई, 100 तो पहले से थी, 20 और मिल गई, तो वो अपनी ऑर्बिट को छोड़ के यहां चला गया। अब इलेक्ट्रॉन कह रहा मेरे पास 120 है, पहले कितनी थी, 100। 10 की पावर -8 सेकंड पर वो अपने घर वापस लौटेगा, तो 20 जूल आपको दे देगा ना। यानी कि जो एनर्जी हमको मिलेगी इन दोनों के क्या मिलेगी, डिफरेंस के बराबर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं जब ये आपका पूरा डायग्राम बन जाए, तो यही बात हम एक बार फिर से लिख रहे हैं आपके लिए कि रेडिएटिंग एनर्जी जो हमको मिलेगी, जो एनर्जी इमिट होकर के मिलेगी, इमिटिंग भी बोल सकते हो आप, वो एक्चुअली होगी क्या, तो वो होगा डिफरेंस ऑफ एनर्जीज, वो होगा डिफरेंस ऑफ एनर्जीज, डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ बोथ ऑर्बिट्स। तो जिन दो ऑर्बिट्स को आप काउंट कर रहे हो उनकी एनर्जी का डिफरेंस होगा। इधर मैक्स प्लांक ने इमिटिंग एनर्जी, रेडिएटिंग एनर्जी का फार्मूला दे दिया है, और डिफरेंस ऑफ एनर्जी को भाई कैसे निकालोगे, ई फाइनल ई इनिशियल, ये हो गया hc बाई लेमडा, ये हो गया डेल्टा ई। ये आया बहुत कॉमन सा रिजल्ट कि यहां से हम लैम्डा और डेल्टा ई की हम बात कर पाएंगे। लैम्डा है वेवलेंथ और डेल्टा ई है एनर्जीज का डिफरेंस। फिर इसी को स्पेशल कर दिया जाए, लैम्डा बराबर हो गया hc बाई डेल्टा ई। ध्यान देना सब लोग, अब जरा गौर करें। अब हमने लिखा लैम्डा हम तुमको एंगस्ट्रॉन्ग में लेंगे और डेल्टा ई हम आपको किस में लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे। तो उस समय एससी की वैल्यू कितनी आती है, 12375। तो उस समय एससी की वैल्यू ये आती है। अब 12375 में थोड़ा सा टिपिकल सिचुएशन रहेगी, तो हम लोग इसको
और आसान बनाने के लिए थोड़ा सा वैल्यू के साथ समझौता कर लेते हैं, 12400 और अपॉन में डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों ही रिजल्ट्स आपके काम के लिए हैं। ओरिजिनल ऊपर है और कंसीडर वाला नीचे है, कि कहीं कहीं पर आपको 12375 नहीं लिखा हुआ मिलेगा बल्कि 12400 मिलेगा, तो परेशान मत हो जाना। उसी को वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के इरादे से उन्होंने 12400 कर लिया है। इसी रिजल्ट को जो हम लोगों ने भी किया था मैक्स प्लांक के विजन से किया था। अब अगर हम मैक्स प्लांक का विजन ना कैलकुलेट करें, ध्यान देना इधर, इसी लाइन को हम वापस रिपीट कर रहे हैं। रेडिएटिंग एनर्जी, अभी कॉपी नहीं करना, रेडिएटिंग एनर्जी इज इक्वल टू है डिफरेंस ऑफ एनर्जीज, डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ बोथ ऑर्बिट्स। तो अभी हम मैक्स प्लांक का विजन लेके आ गए थे और चीज़ों को सॉल्व किया था। अब हम बिना मैक्स प्लांक के विजन के चलते हैं। तो रेडिएटिंग एनर्जी निकालनी है मुझे, तो उन्होंने कहा था मैक्स प्लांक ने hc/λ लिख दिया मैंने, और इधर जो हम लोगों ने अभी तक डेल्टा ई लिख के छोड़ दिया था, अब उसमें हम उसको काउंट कर लेते हैं। किसको? नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल आया था जिसमें हमको टोटल एनर्जी निकालने का फार्मूला दिया गया था। देखना जरा सा, ई फाइनल और ये क्या लिखा हुआ है, ई इनिशियल। और आपको ये भी पता है कि ई बराबर क्या होता है, माइनस का आर एच सी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये रिजल्ट होता है आपका। तो ई फाइनल की जगह पे जरा देखो क्या आएगा, hc/λ, ई फाइनल माइनस आर एच सी जेड स्क्वायर बाई एन फाइनल स्क्वायर। फिर ये माइनस ई इनिशियल क्या आएगा, माइनस का आर एच सी जेड स्क्वायर अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर। तो अब हमने जो है नील्स बोर के मॉडल को भी इसमें शामिल कर दिया है। हटाएं इसको। तो उधर लेफ्ट हैंड साइड में तो hc/λ ही है, जरा राइट हैंड साइड में देखो क्या आ गया, माइनस का आर एच सी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर फाइनल। और ये माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस, और ये आ जाएगा आर एच सी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इनिशियल। तो अब होल कॉमन में जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है उसको काउंट कर लो भाई, hc/λ, ऊपर से कॉमन हो गया आर एच सी जेड स्क्वायर कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बचा 1/ni स्क्वायर माइनस का 1/n फाइनल स्क्वायर। कुछ लोग क्या करते हैं, यहां पे n इनिशियल को n1 लिख देते हैं और n फाइनल को क्या लिख देते हैं, n2। तो अगर आपको लगता है कि वो भी आपको सूट करेगा तो कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, I फॉर इनिशियल, F फॉर फाइनल। तो यहां से आप देखिए कौन से लोग कैंसिल होने वाले हैं, HC और HC कैंसिल हो गए। तो ये देखिए 1/λ इज इक्वल टू आ गया आर जेड स्क्वायर 1/n इनिशियल स्क्वायर और माइनस का 1/n फाइनल स्क्वायर। नाउ यू कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इमिटिंग रेडिएशन बाय दिस फार्मूला आल्सो। भाई एक तो तरीका तुमने और देखा जिसमें मैक्स प्लांक की अप्रोच के साथ काम खत्म कर दिया, और एक विजन हमने किसको लेके चले, नील्स बोर वाले मॉडल को भी लेके चले। तो पूरा डेरिवेशन आएगा ये। आप जैसे इसके लिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, प्रूव दैट, एग्जाम में क्वेश्चन आया प्रूव दैट फॉर द इमिटिंग रेडिएशन वेवलेंथ इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू आर जेड गायब है, ब्रैकेट में दिस वन,
क्योंकि मैं 99% आपको जो है बता रहा हूं कि अगर तुमको जेड के बारे में कुछ ना बताया जाए, हमेशा आपका विजन किसके लिए होगा? हाइड्रोजन के लिए होगा। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन के लिए होगा या किसी और के लिए होगा तो जेड कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो 1/λ इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में दिस वन। अब आपका जो ये कॉन्सेप्ट है इसको यूज कब करोगे? चेक द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ऐसे कहता है कि यार इलेक्ट्रॉन ने n बराबर 5 से n बराबर 7 में जंप किया है, तो बताइए उस ट्रांजिशन में जो रेडिएशन आएगा उसका वेवलेंथ क्या है? तो आप क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला पंगा लोगे? भाई यहां पे n बराबर 5 से n बराबर 7 में जंप किया है, तो n इनिशियल क्या हो गया? 5 और n फाइनल क्या हो गया? 7। यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो नहीं दिया जा रहा है, तो आप सीधे इस फार्मूले को अप्लाई कर देना। ठीक है, तो इस रिजल्ट को नोट डाल के लिख दो।